रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड था। ठीक है, कंस्ट्रक्टर सभी को मतलब तकरीबन समझ आ गए थे। अगर किसी को कंस्ट्रक्टर में अभी भी कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझसे डिस्कस करे, मैं वापस डिस्कस कर लूँगा वो इशू, जो भी इशू होगा। अगर किसी को कोई मसला है कंस्ट्रक्टर में ना। हम्म। नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्टर पे हमने एक चीज़ देखी थी यहाँ पे कि कुछ पॉइंट्स मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा। इसको मैं मेथड को हटा ही देता हूँ यार अभी फिलहाल। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर में हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है, एक स्पेशल मेथड होता है विच इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। सही है। द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड immediate called when an object of a class is created। थर्ड पॉइंट जो था कि यहाँ ये यूज होता है, यूजफुल होता है सेट वाइल सेटिंग अप इनिशियल वैल्यूज फॉर ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स मेंबर्स। इट मींस कि ये इनिशियल वैल्यूज जो होती हैं, इसको इनिशियल वैल्यूज को सेट करवाने के लिए भी काफी यूजफुल होता है हमारा कंस्ट्रक्टर। अच्छा, कंस्ट्रक्टर जब आप डिफाइन करते हैं तो क्लास का नाम जो भी आप देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड कंस्ट्रक्टर यूज किया है, तो दोनों का नाम जो है डिफरेंट नहीं होना चाहिए और सेम होना चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टर। अच्छा, तीसरी चीज हमने यहाँ पे देखी फर्दर हमने कि इट्स नॉट नेसेसरी फॉर मेथड, मेथड्स के लिए ये चीज नेसेसरी नहीं होती। अच्छा, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और मेथड्स की हमारे पास रिटर्न टाइप होती है सच एज वॉइड, स्ट्रिंग, इंटीजर, ब्ला ब्ला ब्ला। इसके अलावा कंस्ट्रक्टर की कुछ टाइप्स देखे थे हमने। नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, जैसे कोई पैरामीटर होता ही नहीं है यहाँ पे, सिग्नेचर। और इसके अलावा अच्छा, इन पैरामीटर्स को हम सिग्नेचर्स भी बोलते हैं। सही है, तो यहाँ पे कोई पैरामीटर सिग्नेचर्स हमारा नहीं हो तो वो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमारे पास यहाँ पे सिग्नेचर्स हो। सही है। और इसके अलावा एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि जब भी आप क्लास बनाते हैं तो एक हर क्लास के साथ एक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट हो जाता है। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है मेथड ओवरलोडिंग। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है मेथड। फसील भाई एक क्वेश्चन क्विकली यार। जो श्योर श्योर। मैं नहीं था लास्ट क्लास में, कंस्ट्रक्टर हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा एक आप जब समझा रहे थे तो जैसे अगर कंस्ट्रक्टर में अगर सिग्नेचर या पैरामीटराइज नहीं किया हुआ तो बाय डिफॉल्ट इज अ पब्लिक कंस्ट्रक्टर व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। ठीक है ना, उस वक्त एक वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा। जी बट इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से मुझे अपने कंस्ट्रक्टर को पब्लिक नहीं करना, मैं प्राइवेट कर सकता हूँ, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ, कोई मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट ना बना सके। मतलब इट मींस कि आप जो है सिंपली आपका सवाल ये है, जहां तक मैं समझाऊं, कि कंस्ट्रक्टर में आपने एक्सेस मॉडिफायर यूज करना है। सही। यही सवाल है ना आपका, कि एक्सेस मॉडिफायर जो हमने पढ़े थे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ऐसा ही है। तो आपने जो है कंस्ट्रक्टर को अपना प्राइवेट रखना है इसको, तो आप बिल्कुल इसको प्राइवेट भी रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं यहाँ इस पे एक्सेस मॉडिफायर्स। अच्छा, ये जो दूसरा जो आपने इसी नाम का जो कंस्ट्रक्टर बनाया वोट के हिसाब से, लेकिन ये वोट का कंस्ट्रक्टर क्लास के कंस्ट्रक्टर से डिफरेंट है ना, इसमें दो पैरामीटराइज्ड है। जी। अगर मैं टॉप लेवल अगर अपनी वोट क्लास, अच्छा उसको मैं प्राइवेट कर दूंगा तो उसका फिर वो हम्म। उसका फिर वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकेगा, ऐसा ही। बिल्कुल। ओके। ठीक है, क्लियर ठीक है है, ठीक है। फाइम भाई। हम्म। तो सही। आप यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर्स बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन एज सच रिटर्न टाइप नहीं होती यहाँ पे, मैंने नोट करवाया हुआ है ना, या कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। सही है, क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम। फंसी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। सही है, मेथड ओवरलोडिंग स्टार्ट करें।
लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती वो तो लेकिन अभी जैसे आपने इसको दो सिग्नेचर्स देकर इसको जो किया है वोट को इंटीजर, यस वोट और इंटीजर, इसको हम रिटर्न टाइप नहीं दे सकते? नहीं नहीं, रिटर्न टाइप नहीं दे सकते हम इसको। अच्छा, जी ठीक जी, है, हमें स्ट्रिंग वगैरह में नहीं दे सकता यहाँ पे। ठीक है, समझ मतलब गया, कोई एक्सेप्ट ही ठीक, नहीं करता ये कंस्ट्रक्टर। नहीं नहीं, सही समझ है, गया, ठीक है भाई। तो कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें कि फर्दर हम बात करेंगे आज मेथड ओवरलोडिंग पे। सही है, तो मेथड ओवरलोडिंग होती क्या है, और मेथड ओवरलोडिंग पे टाइप्स क्या क्या होती हैं, सेम एज इट इज जैसे कंस्ट्रक्टर की टाइप्स हमने देखी थी। और इसके अलावा मेथड ओवरलोडिंग जावा में यूज कैसे होती है। ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग की जब हम बात करते हैं तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि मल्टीपल मेथड्स है हमारे पास, और उन मेथड्स मल्टीपल मेथड्स के नाम सेम है। ठीक है, और पैरामीटर्स जो हैं, जो सिग्नेचर है मेथड के अंदर, वो डिफरेंट है। सही है, तो उसको हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। क्लियर है, मैं यहाँ पे पॉइंट लिख भी देता हूँ। इफ अ क्लास contains multiple methods that having same name but parameters should be different, ठीक है, different is known as method overloading। क्लियर है यहाँ था सबको कि मेथड ओवरलोडिंग हम किसे बोलते हैं, कि जो क्लास के अंदर हम मल्टीपल मेथड्स डिफाइन करते हैं, उन मल्टीपल मेथड्स का नाम अगर हम सेम दें और उनके पैरामीटर्स अगर डिफरेंट हो तो इट इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हम जो है मेथड ओवरलोडिंग जो है वो करते किस किस तरीके से, तो हम मतलब जो है बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग की। तो मेथड ओवरलोडिंग में हमारे पास जो है इसको दूसरे नाम भी दिए गए हैं ना। सही है, तो डिफरेंट वेज की अगर हम बात करें तो मेथड ओवरलोडिंग को हम जो है एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। सही है, अभी तक हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ी नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म में हम कल पढ़ेंगे, वो परसों पढ़ेंगे, परसों वाली क्लास में उसमें हमारी मेथड ओवरराइडिंग भी आएगी। सही है, तो हम जो है मेथड ओवरलोडिंग की जब हम बात करते हैं तो इसको हम इस नाम से भी पुकारते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और इसको हम एक और नाम देते हैं, वो नाम हमारा होता है अर्ली वार्निंग। सही है, इसको हम एक और नाम देते हैं अर्ली वार्निंग। क्लियर है। अच्छा, मेथड ओवरलोडिंग का एक खास जो बेनिफिट होता है वो, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक ही नाम का मेथड आपके पास मल्टीपल आपको फंक्शनैलिटी या फीचर आपको परफॉर्म करके दे रहा हो। ठीक है, और जो प्रोग्राम में हमारी रीडेबिलिटी होती है वो इंक्रीज करता है मेथड ओवरलोडिंग। सही है, फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है प्रोग्रामर्स को कि सेम नाम का मेथड है लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हम उसमें पास कर सकते हैं। क्लियर है, तो मेथड ओवरलोडिंग जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म हम उससे कहते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म में जो है आपके पास सेम स्ट्रक्चर होता है लेकिन उस सेम स्ट्रक्चर से आप डिफरेंट फंक्शनैलिटी या फीचर अचीव कर रहे होते हैं। क्लियर है, पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, कि आपके पास स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उस स्ट्रक्चर से आप जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज अचीव कर रहे हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग भी जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म का ही पार्ट होता है, इसलिए हम इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं और अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। सही है, तो मतलब जो है मेथड ओवरलोडिंग होती क्या है, कि हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होंगे, उन मेथड्स के नाम सेम होंगे पर उन पे जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होंगे। सही है, तो जावा जो करता है, जावा क्या करता है, जावा के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो डिस्टिंग्विश कर लेता है मेथड्स को विद द डिफरेंट मेथड सिग्नेचर्स। सही है, methods can have the same name but with different parameters list।
अब यहाँ पे मेथड्स, जब भी आप मेथड ओवरलोडिंग करते हैं तो आपने तीन चीजों की, तीन पॉइंट्स की जो है ख्याल रखना जरूरी है। सही है। पहला पॉइंट कि आपके नंबर ऑफ पैरामीटर्स वेरी नहीं करने चाहिए, शुड नॉट वेरी। ठीक है। नंबर, इट मींस के नंबर ऑफ पैरामीटर्स, जितना आपने नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पे मेथड में दिए हुए हैं, ये सेम नहीं होने चाहिए, ये डिफरेंट होने चाहिए। इट शुड बी डिफरेंट। ठीक है। तो ये आपने इस फर्स्ट पॉइंट का मेथड ओवरलोडिंग में ख्याल रखना है। सेकंड पॉइंट का जो आपने ख्याल रखना है वो ये है द ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स। सही है। जो आप पैरामीटर्स दे रहे हैं उनका ऑर्डर डिफरेंट होना चाहिए। इट मींस कि आपने पहला दिया हुआ है नंबर 1, तो सेकंड अगर आपका आपने पैरामीटर दिया हुआ है स्ट्रिंग का str2 के नाम से, ठीक है, तो इनका जो है ऑर्डर डिफरेंट होना चाहिए। जैसे स्ट्रिंग में पहले पास कर दूंगा, देन मैं इंटीजर नंबर बाद में पास कर दूंगा। सही है। तो ऑर्डर जो है पैरामीटर्स के वो मैटर करते हैं सेकंड पॉइंट में। ठीक है। और नंबर ऑफ पैरामीटर्स की जब मैंने बात की थी, तो अगर एक मेथड में आपने दो पैरामीटर दिए हुए हैं, ठीक है, तो सेकंड मेथड में आपको जो है तीन पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर्स मतलब जो है डिफरेंट देने हैं, यानी कि मैं एक और दे दूंगा। क्लियर है। तो जब मैंने एक और मेथड बनाया, उस सेकंड मेथड में मैंने नंबर ऑफ पैरामीटर्स बढ़ा दिए या कम कर दिए, वो मुझ पर वेरी करता है, वो मुझ पर डिपेंड करता है। सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि आपने जो ख्याल रखनी है पहली चीज वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो गए। सेकंड आपने ख्याल रखना है कि उन पैरामीटर्स का ऑर्डर आपने चेक देखना है। ठीक है। अच्छा, थर्ड आपने यहाँ पे जो ख्याल रखना है वो ये है कि आपने डेटा टाइप्स का, सही है, डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। डेटा टाइप्स हम कौन सी देते हैं? जैसे यहाँ पे एक मेथड है जिसमें मैंने डेटा टाइप दी हुई है इंटीजर नंबर 1, और यहाँ पे मैं इंटीजर दे देता हूँ एक और इंटीजर नंबर 2। तो सेकंड मेथड में मैं उसको एज अ बाइट भी ले सकता हूँ, या लॉन्ग ले लूँ मैं, लॉन्ग नंबर 1 और लॉन्ग नंबर 2। सही है। तो यहाँ पे डेटा टाइप्स जो हैं वो आपके मेथड के, जो सेम नाम के दो मेथड आपने बनाए हैं वो डिफरेंट, उनके डेटा टाइप्स डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज काइंडली मुझसे पूछे। सही है, क्लियर है। अच्छा, अब स्टेप बाय स्टेप हम जो है इन सारी टाइप्स को स्टेप बाय स्टेप, ये जो तीन टाइप्स होती हैं मेथड ओवरलोडिंग की, वो तीन टाइप्स जो हैं हम यहाँ पे वन बाय वन उनकी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और डिजाइन करेंगे। सही है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी होती है कि पैरामीटर्स शुड बी डिफरेंट। ठीक है। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ पैरामीटर्स की हम जब बात करते हैं तो वो डिफरेंट होने चाहिए। सही है। तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे एक क्लास बनी हुई है हमारे पास, इसी वर्ड की क्लास में ही हम काम करते रहते हुए, तो हम एक वॉइड रिटर्न टाइप लेते हैं इसकी। ठीक है। वॉइड रिटर्न टाइप लेने के बाद हम एक मेथड बनाते हैं जो कि मेथड ऐड करेगा नंबर्स को। सही है। अब इस मेथड के अंदर में जो है एक पैरामीटर लेता हूं फर्स्ट, इंटीजर नंबर 1 के नाम से। ठीक है। सेकंड पैरामीटर सिग्नेचर लेता हूं इंटीजर नंबर 2 के नाम से। क्लियर है। और यहां पे मैं इसको कह देता हूं कि सिस आउट कर दो। ठीक है। सिस आउट कर दो यहां पे सम, सम ऑफ किसका, प्लस ए नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है।
सेम एज इट इज यहाँ पे मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ पैरामीटर्स की, हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने सेम नाम का मेथड बनाया, अब इस पे आ गया एरर। ठीक है, तो ये कह रहा है डुप्लीकेट मेथड एड इंटीजर इंटीजर इन द टाइप वोट, क्लास वोट में डुप्लीकेशन हो रही है मेथड्स की। अब यहाँ पे मैं सेम नाम का मेथड बना रहा हूँ, ऐड के नाम से ही सेम मेथड है बिल्कुल, रिटर्न टाइप भी सेम है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इंटीजर नंबर 3, तो ये मेरा एरर गायब हो गया। तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, जावा ने, कंपाइलर ने, कि आपने जो मेथड सेकंड मेथड डिफाइन किया है वो अब बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने थर्ड नंबर ऑफ पैरामीटर भी दे दिया है, और मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि आप मुझे रिटर्न करके लाके दो किसको, इन तीनों पैरामीटर्स का जो सम होगा, और अगर मैं ये कॉल करूंगा तो मुझे दो पैरामीटर्स का सम ला के देगा। तो अब मैं आ जाता हूँ इस मेन क्लास में, मेन क्लास में मैं इसको चेक वॉट, ठीक है, मैं आता हूँ इधर चेक डॉट, चेक वॉट डॉट। अब यहाँ पे जब मैंने जैसे ही डॉट यहाँ पे डिफाइन किया, तो इसने मुझे यहाँ पे दो मेथड्स पॉपअप करना शुरू कर दिया। एक मेथड ये क्या बता रहा है कि आपका एक मेथड है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ पैरामीटर 2 हैं, और सेकंड मेथड है आपके पास जिसमें आपके पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स 3 हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ 2 एंड 3, एंड सेकंड में यूज करता हूँ यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये मेथड जाके हिट करेगा इस वाले मेथड को जिसमें हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, क्योंकि कोमा सेपरेटेड मैंने एक और वैल्यू दे दी है इसको। सही है, तो ये कंसिडर होगा थर्ड पैरामीटर वैल्यू। सही है, तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो इसने मुझे, जब मैंने फर्स्ट मेथड कॉल किया, तो इसने मुझे जो है 5 रिटर्न किया, जिसमें मैंने दो वैल्यूज पास की थी, 2 + 3 5। और मैंने जब सेकंड मेथड कॉल किया तो इसने डिस्टिंग्विश कर लिया, जावा लैंग्वेज ने, कि जब थर्ड पैरामीटर मुझे मिला है, इस सिग्नेचर के लिए वैल्यू मिली है पैरामीटर के लिए, तो इसने डिस्टिंग्विश कर लिया कि यहाँ पे मुझे सेकंड मेथड कॉल करना है जो कि सेम नेम का है, ऐड। सही है, तो ये क्लियर है यहाँ तक नंबर ऑफ पैरामीटर्स? इसमें किसी का कोई सवाल? नहीं है? अच्छा, सेकंड टाइप जो होती है यहाँ पे, सेकंड टाइप हमने देखी थी कि ऑर्डर ऑफ पैरामीटर शुड बी डिफरेंट। सही है, तो ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स की जब हम बात करेंगे तो हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं? ये रहा। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर की जब हमने बात की थी कि हम जो है ऑर्डर चेंज कर देंगे किसका, पैरामीटर्स का, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। सही है, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ इस वर्ड क्लास पे ही। ठीक है, मैं एक पब्लिक मेथड बनाता हूँ। ठीक है, वॉइड कर देता हूँ उसे, पब्लिक में नहीं भी लिखूँ, मैं डायरेक्ट वॉइड कर दूँ तो डिफॉल्ट पब्लिक ही मैं एक्सेस कर सकता हूँ दूसरी क्लास में से। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पर्सन आइडेंटिफिकेशन के नाम से। ठीक है, ये मेथड मैंने बनाया, और मैं यहाँ पे सेम एज इट इज सेकंड मेथड भी बना देता हूँ पर्सन आइडेंटिफिकेशन पे, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग ले लेता हूँ, नेम ले लेता हूँ, ठीक है, इंटीजर, और एज कर देता हूँ मैं पर्सन की। सही है, अब यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि आप जो है इसमें सिस आउट करवा दो नेम। ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेम, और इसमें मैं कर देता हूँ एक स्पेस ले लेता हूँ, देन अगेन नेम एंड एज। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो है प्लस एज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करवाया है कि आप जो है इसमें प्रिंट करवा दो एज और नेम, नेम और एज। ठीक है, और इसके अलावा प्रिंट करवा दो, सेकंड मेथड पे हम आते हैं, सेम एज इट इज। अब मैं यहाँ पे
जो ऑर्डर है पैरामीटर्स का वो स्वैप कर रहा हूँ। यानी कि ऊपर मैंने सबसे पहले यूज किया था, अब मैं यहाँ पे मान लो अभी यहाँ पे मैं ये सैम पैरामीटर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे क्या थ्रो करेगा, एरर, कंपाइलर। तो कंपाइलर मुझे कह रहा है कि डुप्लीकेशन हो गई है मेथड की, तो आप ये यूज नहीं कर सकते। तो सेम एज इट इज मैं कंपाइलर को समझाता हूँ, चलो भाई मैं यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर देता हूँ मेथड का, सही है। तो अब कंपाइलर ने कहा कि चलो ये सही है कि आपने ऑर्डर पैरामीटर्स के चेंज कर दिए, ये भी एक्सेप्टेबल है, सही है। तो सेम एज इट इज मैं यहाँ पे आता हूँ, यही चीज मैं सेम इधर दे देता हूँ। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे अब जो मैंने अचीव किया है वो सेकंड पॉइंट अचीव किया है किसका, मेथड ओवरलोडिंग का, जिसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स हमारे डिफरेंट होने चाहिए, सही है। तो अब मैं सेम एज इट इज इस मेन क्लास में आता हूँ, और मेन क्लास में मैं इसको कॉल करता हूँ, ऑब्जेक्ट मेरा बना हुआ है ऊपर, ठीक है, इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो मैं यहाँ पे आया, इसने कहा कि पर्सन आइडेंटिफिकेशन आपने कौन सा कॉल करना है। सबसे पहले आपने स्ट्रिंग पास करनी है, सबसे पहले आपने एज पास करनी है। तो मैं सबसे पहले ये कॉल कर लेता हूँ, जिसमें मुझे एज पास करनी है, मान लो 18, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ 18, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास कर देता हूँ फसी। क्लियर है। और सेकेंडली मैं यहाँ पे जो है अब सेकंड मेथड कॉल कर रहा हूँ, जिसमें यहाँ पे फसी था, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है। तो ये अब मुझे प्रिंट करेगा दोनों मेथड, सही है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि मेथड ओवरलोडिंग की सेकंड टाइप जो होती है उसमें ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स हमने डिफरेंट किए, और हमने सेम नेम दिया मेथड का, और मेथड ओवरलोडिंग हमने अचीव कर ली। तो ये सेकंड टाइप होती है जिसमें हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, सही है। अच्छा, थर्ड टाइप जो होती है, थर्ड टाइप पे जाने से पहले यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो काइंडली मुझसे पूछे, अगर नहीं है तो हम कंटिन्यू करते हैं थर्ड टाइप के ऊपर। अगर नहीं, ये मल्टीपल टाइम प्रिंट करवाना हो तो फिर क्या करेंगे? मल्टीपल टाइम मतलब मतलब एक सिनेरियो, दो इंटीजर, दो पैरामीटर थे तो हमने आगे पीछे कर लिया, दो दफा से सॉर्ट करा सकते हैं, तीसरी चौथी दफा नहीं करा सकते? तीसरी चौथी दफा, तो अब जो है, अब आपके पास इन दोनों में से पॉसिबिलिटी बची ही क्या है, कोई पॉसिबिलिटी है दो पैरामीटर्स पे। मतलब मैं अगर यहाँ पे सेम एज इट इज मेथड उठाऊं तो मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर है। तो कंपाइलर ने मुझे एरर थ्रो करना शुरू कर दिया, और अगर मैं इसको स्वैप भी कर दूं यहाँ से यहाँ, सही है, तो ये तो फिर सेकंड भी वाला भी मुझे, होगा। हाँ, तो सेकंड वाले से डिटेक्ट करके मुझे थ्रो करेगा, सही है। तो ये मतलब नंबर कॉन्सेप्ट ऑफ है। पैरामीटर के हिसाब से आप कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल, नंबर ऑफ पैरामीटर से अचीव कर लें, जैसे अभी हमने नंबर ऑफ पैरामीटर्स पढ़े थे, ठीक है। तो उससे भी आप अचीव कर सकते हैं। क्लियर है। क्लियर क्लियर। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड टाइप होती है वो होती है डेटा टाइप्स की, सही है। तो डेटा टाइप्स में जो है हम सेम एज इट इज, जैसे यहाँ पे मैं इस मेथड को हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, सेम मेथड को अचीव करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एज ले लेता हूँ लॉन्ग में, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने एक एरर थ्रो नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमारे पास पैरामीटर्स के नाम भले सेम है, लेकिन हमारी जो डेटा टाइप्स है यहाँ पे वो डिफरेंट हो गई। फर्स्ट वाले में डेटा टाइप थी मेरी एज पे इंटीजर, सेकंड वाले में मेरी है लॉन्ग। तो हम ऐसे भी इसको अचीव कर सकते हैं। तो ये होती है हमारे पास थर्ड टाइप, सही है। तो इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने डेटा टाइप्स के थ्रू अचीव कर लिया। क्लियर है। तो ये होती है हमारी डेटा टाइप्स की थर्ड टाइप, जिसमें हम डेटा टाइप्स चेंज करके मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको, या किसी का कोई सवाल है इसमें? तो ये होती है हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग, सिंपल, सही है। अच्छा, ये तो क्लियर है, लेकिन आपने जो पैरामीटर वाली जो क्लास बनाई है उसके अंदर
वो जो हम लोग हर बार जो लगाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग हम्म, मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, वो नहीं लगा है इस बार, तो सही है। उसकी क्या होता है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड वगैरह तो मैंने डिफॉल्ट हाँ रखा है ना। मैं इसको स्टैटिक नहीं कर रहा। स्टैटिक कीवर्ड मैंने आप लोगों को समझाया था। स्टैटिक कीवर्ड जब हम मेथड में यूज करते हैं तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप नहीं, डायरेक्टली वो वो जो मेथड कॉल आर्गुमेंट्स कर वाला जो सकते हैं। बोला था, सॉरी, आर्गुमेंट्स वाला नहीं लिखा ना, ARGS जो लिखता है, आर्गुमेंट जो वाला सेकंड नहीं, लाइन लिखता है, समझ नहीं आई। वो तो मेन मेथड होता है ना। वो मैन होता मेथड है, क्या? वो मैन होता है। हाँ, लेकिन वो आपने ये भी तो बताया हुआ, वो पैरामीटर वाली क्लास के अंदर वो वाली लाइन लिख, वो कहाँ लिखा? अच्छा, मेन में लिखा हुआ, सही है जी सही है। जी जी जी, मैन में है ना वो। तो मैं तो यहाँ पे वोट क्लास में काम कर रहा हूँ, अनदर क्लास पैकेज सेम है हमारा। हाँ सॉरी ठीक सॉरी। है। तो यहाँ पे हमारी जो होती है वो होती है मेथड अवर लोडिंग। सही है। तो आज का फंसी हमारा, भाई, जी जी सॉरी, अभी आप है ना ये कुछ समझाते हुए आपने कुछ स्टैटिक के बारे में कुछ कहा जब यूज़ैफ़ा कह रहा था। जी जी, तो वो स्टैटिक के आखिरी लाइन को पूरा करेंगे अगर आपको याद हो? आप कह रहे थे स्टैटिक क्यों स्टैटिक। करते हैं हम? हाँ, स्टैटिक स्टैटिक कीवर्ड। देखें, मैंने आपको बताया था कि जब भी स्टैटिक कीवर्ड मैं मेथड में यूज कर लूंगा, सही है, या क्लास मेंबर में यूज कर लूंगा, तो मुझे मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली मेथड भी कॉल कर सकता हूँ। मैं डायरेक्टली मेथड को कॉल कर सकता हूँ। जी, उसी जैसे यहाँ पे मैंने एक मिनट पब्लिक वॉइड, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ शो आउटपुट। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेता है मैं स्टैटिक की। सही है। तो यहाँ पे जैसे अब मैं इसको शो आउटपुट को डायरेक्ट कॉल करना चाहता हूँ। कॉल हो रहा है। हम्म, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको स्टैटिक कर देता हूँ। सही है, क्लियर है। और यहाँ पे अगर मैं स्टैटिक हटा देता हूँ और मैं अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, माय मैन क्लास, मैन इक्वल्स टू न्यू माय मैन क्लास, तो ये ऑब्जेक्ट मैन डॉट, सही है, क्लियर है। तो ये तो तो यही, यानी यार ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग हो गई अभी तो एकदम से। क्यों? एक ही क्लास के अंदर हूँ, एक ही क्लास के अंदर मेरे पास मल्टीपल मेथड हैं। उन मल्टीपल मेथड्स को मैं उसी मेन मेथड के अंदर उन मेथड्स को कॉल कर रहा हूँ, तो फिर मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही? क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे मेथड में स्टैटिक यूज नहीं किया। अब अह, मुझे स्टैटिक यूज कर लिया, तो मैं अगर इसको हटा दूं तो मैं डायरेक्टली मेथड को कॉल कर सकता हूँ। सही है। और बिकॉज स्टैटिक ने मेरे ख्याल से ये वॉइड है को रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर मैं रिटर्न टाइप हो, अगर स्टैटिक को हटा दूं, अगर मैं पब्लिक इंटीजर और शो आउटपुट रखूं मैं इसको, सही है, राइट, अब ये जो मेथड है आपका ये रिटर्न कर रहा है, तो अभी भी मैं इस शो आउटपुट को ये कॉल देख नहीं रहा कर सकता इसके अंदर? कर रहा है ये। यार ये तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ नहीं है, अब जावा से पूछ के आएंगे। यार यही तो अब ये इसकी स्टैटिक क्लास किया। नहीं तो इसमें सिनेरियो क्या होता है ऐसा कि हमें मतलब जब स्टैटिक लगाने से ऑब्जेक्ट कुछ को कॉल देखें, करने की मतलब उसका बनाने की जरूरत नहीं है, तो फिर हमें मतलब ये ऑप्शन ही क्यों दिया हुआ है कि स्टैटिक हो या ना हो? क्योंकि हर जगह पे स्टैटिक ही लगाना बेहतर रहेगा। वो ऐसा कौन सा सिनेरियो है जहाँ पे हमें स्टैटिक की जरूरत ना पड़ रही हो और ऑब्जेक्ट ही बनाना हो? समझ रहे हो यार आप? या तो मैं सवाल से समझा नहीं पाया तो दोबारा समझा रहे नहीं, आप सिनेरियो पूछ रहे हैं। मैं वो पूछ रहा हूँ कि स्टैटिक लगाने से ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ रहा, राइट? जी 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 जी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि वो ऐसा क्यों दिया हुआ है कि हमें स्टैटिक लगाना पड़ नहीं पड़े? ऐसी कौन सी जगहें होती हैं, सिनेरियोज होते हैं कि हमें स्टैटिक की जरूरत ना पड़े, हालांकि जब स्टैटिक लगा रहे हैं तो काम और आसान हो रहा है, राइट? सही है। तो ये ऑप्शन क्यों दिया हुआ है?
ये ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है कि आपको सिंपली एक मेथड्स, मतलब जो मल्टीपल मेथड्स है ना यहाँ पे, सही है, वो मेथड्स एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ना करें, मतलब जो है एक रीडेबिलिटी बढ़े प्रोग्रामिंग करते हुए। समझे आप मेरी बात? कि आप जो है डायरेक्टली इस मेथड को, मल्टीपल मेथड, जितने आप मेथड यहाँ पे बना रहे हैं विदाउट स्टैटिकली, आप उनको कॉल ना करें। समझे आप मेरी बात? जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है मैथमेटिक्स की, हम लें कि मैथमेटिक्स में आपके पास एक क्लास बनी हुई है जिसमें आपको हार्मोनिक मीन निकालना है, सही है। एक हार्मोनिक मीन होता है, मैथमेटिक्स में टर्म होती है। उस हार्मोनिक मीन पे आपने करना क्या है कि मतलब जो है, अब एक मेथड है आपका जो कि मीन आपको सॉल्व करके दे रहा है, सही है, और आपका दूसरा मेथड है वही रिजॉल्व करके लाके उसमें वैल्यू स्टोर करवा के शो आउटपुट करवा रहा है दूसरा मेथड। समझे आप मेरी बात? तो यहाँ पे इस सिनेरियो को, अगर रियल लाइफ सिनेरियो को देखें, इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपका स्टैटिक कीवर्ड वैलिड है। क्यों? क्योंकि आप वैल्यू पहले पूरी कैलकुलेशन फर्स्ट मेथड में करवा रहे हो, वो फर्दर कैलकुलेशन जो रिजल्ट आपका निकला है वो आप किसी सेकंड मेथड के वेरिएबल के अंदर आप स्टोर करवा रहे हो। क्लियर है? तो इस तरीके से हम जो है मेथड्स टू मेथड्स, मतलब एक मेथड को दूसरे मेथड में यूज करते हैं, सही है। तो और यूज करने के लिए हमें स्टैटिक नेसेसरी है अगर आप यूज करना चाहते हैं विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, सही है। तो ये होता है। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हैं भाई? यार हम्म, इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएं तो मतलब हम एक अभी काम तक कर, ये हो हाँ। रहा है कि हमें ये तो पता चल गया कि स्टैटिक अगर लगाएंगे हम्म। तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक सही तो है। क्लियर है। अच्छा चलें देखें, यहाँ पे मैं जो है एक मेथड बना रहा हूँ, उस मेथड को मैं कह रहा हूँ 2+2 मुझे रिटर्न करो, और मैं यहाँ पे इंटीजर कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ इसको स्टैटिक, सही है। और मैं यहाँ पे आके इसको कहता हूँ कि आप जो है इंटीजर लो a इक्वल्स टू, और आप इसमें वैल्यू शो आउटपुट, ठीक है, जो भी वैल्यू रिटर्न करे वो आप ए में स्टोर करवाओ, देन प्रिंट इट आउट अकॉर्डिंगली, सही है। तो इस वे में मैंने अचीव किया स्टैटिक कीवर्ड, और मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने डायरेक्टली मेथड को कॉल किया और जो वैल्यू रिटर्न कर रहा था वो 2+2 विच इज़ 4, वो 4 मैंने स्टोर करवाई ए में, और ए मैंने प्रिंट आउट करवा दिया अकॉर्डिंगली, सही है। क्लियर है? भाई मुझे जो बात समझ में आ रही है, स्टैटिक और वॉइड का जो डिफरेंस है, वो स्टैटिक के अंदर फिक्स वैल्यू आप पहले ही रिटर्न कर देते हो, और जो है वॉइड के अंदर आप रन टाइम के अंदर वैल्यू डाल सकते हो। सही है। यही साइंस है। देखो स्टैटिक एक वेरिएबल की अगर हम बात करें तो स्टैटिक वेरिएबल जो है एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स, सही है। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक का कॉन्सेप्ट क्यों आया था? स्टैटिक का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया था कि एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स, मतलब आप यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लें लेकिन आपके कॉमन प्रॉपर्टी होगी एक स्टैटिक। स्टैटिक को हम दूसरा नाम देंगे तो वो देंगे कॉमन प्रॉपर्टी, सही है। तो अब यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं कि एक मान लो कि कॉमन प्रॉपर्टी है जैसे कंपनी का नाम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट क्या करे ये चीज कि उस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके नेम डिफरेंट हो गए, लेकिन यहाँ पे कंपनी के नाम की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का नाम स्टैटिक सेम ही रहेगा, वो एक कॉमन प्रॉपर्टी हो गई अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स। जितने ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर लें लेकिन आपने स्टैटिक स्टैटिक मेंबर भी अगर आपने एक दे दिया है तो वो स्टैटिक मेंबर कॉमन हो गया,
ठीक है, जितनी आप ऑब्जेक्ट्स बना लें, लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंशिएट क्या करती हैं चीज़ें, वो करती हैं नेम ऑफ एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज आईडी, और इसके अलावा मतलब मतलब तरह तरह की चीज़ें जो होती हैं कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, सही है, तो वो सारी डिफरेंट होती हैं। अगर हम एक चीज़, एक कॉमन प्रॉपर्टी को लें कंपनी के अंदर, वो कंपनी का नाम होता है, जो कि मुझे हर नेम के साथ आगे जोड़ना है कि ये एक एम्प्लॉय है और इसकी इंफॉर्मेशन मुझे सॉर्ट आउट करनी है, इस कंपनी में काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है मतलब सेकंड एम्प्लॉय है, सेकंड एम्प्लॉय भी इसी कंपनी में काम करता है, तो कंपनी का नाम डिफरेंट डिफरेंट नहीं होता, तो वो एज अ स्टैटिक कॉमन प्रॉपर्टी यूजफुल होता है। तो स्टैटिक एज अ मेथड की भी जब हम बात करते हैं, तो एक स्टैटिक मेथड जब आप यूज करते हैं तो वो एज अ कॉमन प्रॉपर्टी होती है। जितनी आप ऑब्जेक्ट बना लें, सही है, उन सारे ऑब्जेक्ट में कॉमन प्रॉपर्टी होती है स्टैटिक। समझे फसी आप मेरी भाई, बात? एक चीज हाँ। आप ही की बताई हुई चीज है, अभी आपने बताया ना, जैसे ही आपने ये कहा कि मेरा अपना ही क्वेश्चन था, उसी का मैं आंसर दे रहा हूँ कि स्टैटिक और ये जो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, असल में आपने एक बार पहले बताया था मेमोरी मैनेजमेंट के लिए स्टैटिक को यूज करते हैं हाँ, ना। स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। देखो देखो मैं आपको बताता हूँ। जब भी क्लास लोड होती है ना, चाहे वो स्टैटिक मेथड हो चाहे वो स्टैटिक वेरिएबल हो, ठीक है, वो अपनी एक ही बार मेमोरी लेकर बैठ जाता है, सही है, एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग, सही है, ये मैंने बिल्कुल बात की थी। तो हम्म। यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट के हिसाब से भी काफी बेनिफिशियल देखा जाता है स्टैटिक को, इस क्योंकि कॉमन कंपनी प्रॉपर्टी का को। नाम अगर आप हर अपने दूसरी क्लास के अंदर विजिबल मतलब की जरूरत है, हाँ तो उस बिल्कुल कंपनी बिल्कुल, के नाम के मेथड को आप स्टैटिक आप क्रिएट कर लें, सही ताकि है, आपको, और अगर अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो समझ लें आपके कंपनी की क्लास में अगर 20 मेथड है तो सारे के सारे मेमोरी में चले जाएंगे, सारे के इंस्टेड ऑफ सारे डूइंग अलग अलग दैट अलग अलग वेरिएबल बनेंगे सबके, अलग एग्जैक्टली, अलग वेरिएबल अलग अलग बने, चंक इंस्टेड बनेंगे ऑफ सबके, दैट समझे अगर आप मेरी बात? कंपनी नाम से सिर्फ हम्म, स्टैटिक कर लूं तो मैं मेमोरी को ज्यादा यूज नहीं करूंगा, सिर्फ आपका कंपनी का वो उठा लूंगा, बिल्कुल मेरे बिल्कुल, पास ऐसे हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इसीलिए ही यूजफुल होता है मेमोरी मैनेजमेंट में। कि देखें, प्रोग्राम करना एक अलग बात है, प्रोग्राम में मेमोरी मैनेजमेंट भी देखना वो भी एक अलग चीज होती है, सही है। तो ये भी देखी जाती है चीज। आप जो है एक अच्छा प्रोग्रामर क्या करता है, वो बार बार बिला वजह के वेरिएबल्स क्रिएट नहीं करता। इंटीजर, इंटीजर का साइज मैंने आपको बताया था, इंटीजर कितना लेता है, तकरीबन 65,000 समथिंग लेता है इंटीजर, ठीक है, बाइट्स लेता है वो 65,000 अराउंड। 65,000 किसे बोलते हैं हमारी, अभी तो हमारे मतलब सिस्टम मशीन्स हमारी काफ़ी फास्ट हैं, काफ़ी मतलब फ्लो जो है वो सह सकती हैं, लेकिन जो पुरानी मशीन्स होती थी जब असेंबली लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज चलती थी, तो वहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट भी देखी जाती थी। एक वेरिएबल डिफाइन करते वक्त हज़ारों चीज़ें देखी जाती थी, तो वो हज़ारों चीज़ें मेमोरी से रिलेटेड ही होती थी, सही है। तो अभी हमारे लिए ईजिएस्ट वे इसीलिए हो गया है कि हमारी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा है, सही है। और मेमोरी मैनेजमेंट हम मतलब इतनी ज़्यादा मतलब मतलब प्रिजर्व क्या कहते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते इन चीज़ों को, सही है। तो ऑब्जर्व नहीं करते तो वो मेमोरी मैनेजमेंट हमारी ख़राब होती है, सिस्टम स्लो होता है, मशीन स्लो होती है, सही है। मशीन स्लो के साथ साथ आपकी जो एप्लीकेशन आपने डेवलप की है वो भी स्लो हो जाएगी, समझे आप मेरी बात? तो कंपाइल टाइम भी मैटर करता है जब आप प्रोग्राम बनाते हैं। कंपाइल टाइम, सारा सारा जो मेन मुद्दा है ना वो टाइम के ऊपर है, सही है। तो टाइम मैटर्स इन शॉर्ट, सही है। तो इसीलिए मेमोरी मैनेजमेंट भी हम देखते हैं। क्लियर है? अफसार भाई, सवाल किया था आपने। हेलो। जी जी भाई, जी जी जी। अच्छा, अच्छा, अभी तक जो हमने वो पढ़ा है, वो हमने जो है ऊप की अगर हम बात करें, ऊप में हमने जो है ऊप देखी थी, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड वे प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल देखी थी, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लास क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेंबर्स, और फंक्शन मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग के साथ देखें हमने, फर्दर डिस्कशन हमने जो है स्टैटिक, वॉइड, एक्सेस मॉडिफाइड, कीवर्ड से रिलेटेड की। रिटर्न टाइप हमने देखी, मेथड्स के अंदर रिटर्न टाइप क्या होती है, मेथड नेम क्या होते हैं, ठीक है। और जो है इसके अलावा मतलब जो है एक्सेस मॉडिफायर्स देखे, मेथड ओवरलोडिंग में हमने पॉइंट्स देखे, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर्स देखे हमने, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक
किसी का कोई भी सवाल है, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझसे प्लीज पूछ ले। तो हमारी आज की क्लास जो थी वो सिंपली सिर्फ मेथड ओवरलोडिंग के ऊपर ही थी बस। सही है, तो क्योंकि फर्दर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा, क्योंकि इनहेरिटेंस है थोड़ी मुश्किल, और इनहेरिटेंस के बाद फर्दर हम दोबारा जंप करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर। पॉलीमॉर्फिज्म एक पार्ट होता है किसका, ऊप का। उस पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है, लेकिन उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज अचीव करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल देखी है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमारा स्ट्रक्चर सेम है मेथड का, सही है, लेकिन हम इस सेम स्ट्रक्चर से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज अचीव कर रहे हैं यू अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स। क्लियर है, सही है। अच्छा, इसके अलावा हमने जो है और फर्दर कंस्ट्रक्टर देखे थे, और इसमें अब तक किसी का कोई सवाल हो, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी इनहेरिटेंस से रिलेटेड। अगर आप खुद भी पढ़ना चाहें, इनहेरिटेंस की सारी टाइप पढ़ेंगे, सही है। इनहेरिटेंस में टाइप होती है, डायमंड डायमंड होती है, और इसके अलावा सिंगल वन टू वन होती है, वन टू मैनी होती है, मैनी टू मैनी होती है, मैनी टू वन होती है, सही है। और एक डायमंड शेप भी होता है, वन टू मैनी प्लस मैनी टू वन, वो डायमंड शेप होता है हमारा। तो हम नेक्स्ट क्लास में इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है इनहेरिटेंस एज सच। इसमें आता है हमारे पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है इसके अंदर, सही है। इनहेरिटेंस जो हम कहते हैं, इनहेरिटेंस हमारी जो हमें डिफाइन करती है वो कहते हैं एक इम्पोर्टेंट पिलर होता है किसका, ऊप का। इट इज एन इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ ऊप, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अब इसमें जो मैकेनिज्म होता है जावा के अंदर इनहेरिटेंस का, वो ये है कि एक क्लास के फीचर्स दूसरी क्लास में इनहेरिट करना। मतलब पेरेंट क्लास के जो फीचर्स हैं, सही है, मतलब आप सबके, मतलब जो भी पेरेंट्स है उनकी जो जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन है या जेनेटिक्स फीचर है वो आप में इनहेरिट होता है। तो इसी तरीके से वही कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पे भी लगता है कि यहाँ पे जब आप एक क्लास डिफाइन करते हैं, और एक उस एक क्लास में जो फीचर्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, या कोई मेंबर्स होते हैं, वो इनहेरिट करते हैं आप इनटू चाइल्ड क्लास, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट मैन होता है किसका, इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस को हम ऐसे भी कहते हैं क्रिएटिंग न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग वंस। मतलब जो एग्जिस्ट करती हैं करंट, उनकी बेसिस पर आप न्यू क्लास क्रिएट करें, और उन न्यू क्लास के अंदर उस एग्जिस्टिंग क्लास के फीचर या मेथड्स या फील्ड्स इनहेरिट करें, ठीक है। और फर्दर हमारे पास जो अ, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा, जो इनहेरिटेंस में अचीव होती है, कोड हमारी रीयूजेबिलिटी होती है। मतलब आपको अगेन एंड अगेन जो है मेथड्स अलग अलग क्लास में सेम मेथड डिफाइन नहीं करने पड़ते। आप जो है पेरेंट क्लास को ही उसकी चाइल्ड क्लास बना के उसके पेरेंट के मेथड्स अचीव कर लेते हैं, ठीक है। इससे हम सेकंड चीज भी अचीव करते हैं, वो हमारी होती है मेथड ओवरराइडिंग। अभी इसलिए मेथड ओवरराइडिंग तभी नहीं पढ़ी हमने, सिर्फ मेथड ओवरलोडिंग पढ़ी, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग हमारी आती है किसमें, इनहेरिटेंस में। तो हम जब इनहेरिटेंस पढ़ लेंगे तो हम मेथड ओवरराइडिंग पढ़ेंगे, और इनहेरिटेंस के बाद ही हम जो है एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की हमने बात की थी, सही है। तो फर्दर हम इनहेरिटेंस में एब्स्ट्रैक्शन भी देख लेंगे, सही है। तो एक इंपॉर्टेंट पिलर होता है किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो ये एक इंट्रोडक्शन था किसका, इनहेरिटेंस का। फर्दर आज हमने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा, और इसमें ऊप में यहाँ तक जितनी हमने चीजें डिस्कस कर ली, अगर इसमें किसी का कोई सवाल है तो काइंडली मुझसे पूछ ले, मैं बता दूं प्लीज, वरना हम क्लास वाइंड अप करते हैं। हम्म, समझ आया सबको, क्लास कैसी लगी, समझ आई, फहीम भाई, अच्छी थी यार। अफसार भाई, सेटिस्फाई, हेलो, चलो गुड हो गया।
अफसार भाई शायद कहीं बिजी हैं। हाँ भाईजान, सही है, सॉरी यार। हाँ हाँ हाँ, समझ आई? मैं असल में, हाँ समझ आई। नहीं नहीं, कोई नहीं आएगी सवाल तो है फिर तो आपको करें, पिंग कर लेंगे ना। कोई सवाल है तो सवाल तो करें। बहुत सारे हैं, बहुत लिस्ट है लंबी सवालों की, वो मैं आपको भेज दूंगा। चले ठीक है, मैं आंसर आपको कर बिजी दूंगा। रखेंगे सवालों में, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, सवाल है तो मुझसे किया करें यार आप लोग, ऐसे ही नहीं मतलब खामोश रहता तो मुझे लगता है कि सर से गुजर रही है बात। तभी मैं कम कम हाँ, टॉपिक, एक वो तो पूरा सही बात है। पूरा स्पेसिफिक टॉपिक क्लियर तभी पढ़ा रहा हूँ मैं। मतलब अभी मैं इनहेरिटेंस भी शुरू कर देता चाहता तो, लेकिन नहीं नहीं, सर पे से तो गुजर रही है थोड़ी थोड़ी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चले कुछ थोड़ी थोड़ी अंदर भी जा रही है, कुछ कुछ बाहर से जा रही है, लेकिन वो समझ लेंगे आपसे, आप फिक्र नहीं करो, ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको। सही है हुजैफा भाई। बहुत यार जबरदस्त कब भाई, क्लियर है। कब क्लास कब है फसील भाई, दोबारा? क्या कह रहे हैं? कब है क्लास? नेक्स्ट क्लास क्लास कब है? हमारी फ्राइडे को होगी, फ्राइडे को थोड़ी लंबी क्लास भी होगी, 1.5 घंटे की करूंगा क्योंकि इनहेरिटेंस है। सही है, तो थोड़ी लंबी होगी। बिल्कुल ही मतलब दिमाग को हाजिर नाजिर रख के आइएगा सब लोग, ताकि इनहेरिटेंस अच्छी समझ आए। जल्दी से हाँ, एक अगर क्वेश्चन आपको का लंबी जवाब भी करनी दे है दो ना, ना, अगर सॉरी। आप पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लूं यार आपसे। हाँ श्योर। यार अभी शुरू तो नहीं किया, लेकिन उसको पहले से तरह से देख लें। इनहेरिटेंस तो करेंगे, लेकिन इनहेरिटेंस अभी आप कह रहे थे पेरेंट के ऑब्जेक्ट्स को, मेथड्स को चाइल्ड के उसमें यूज कर लेंगे, राइट? फील्ड्स तो को, उसका, मेथड्स हो गए, फील्ड्स हो गई, हाँ, रीयूजेबिलिटी तो बढ़ती है उसके ना। उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी तो कर सकते हैं, जरूरी है उसको एक्सटेंड करें? देखें मैं आपको बताता हूँ कि एक ही मेथड आपने बार बार यूज करना है। अब यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मतलब लॉजिक्स आ जाती है ना। समझे आप मेरी बात? कि एक हमने पेरेंट क्लास बना दी, जिस पेरेंट क्लास में हमारे पास फीचर्स हो गए एम्प्लॉयज के। सही है, लेकिन वो फीचर्स, या एक हमने क्लास बना दी मोटर बाइक की। अब मोटर बाइक में अलग अलग टाइप्स की मोटर बाइक्स होती हैं, उसमें हार्ले डेविडसन आ गई, ठीक है, बीएमडब्ल्यू आ गई, सुजुकी आ गई। समझ रहे हैं मेरी बात? अलग अलग सबके फीचर्स हैं, लेकिन कॉमन फीचर्स, कॉमन फंक्शनलिटी क्या होती है सब में? कॉमन फंक्शनलिटी या कॉमन फीचर सब में यही होता है कि एक्सीलरेशन, गियर, गियर बॉक्स, एक्सीलरेट, और इसके अलावा साइलेंसर। मतलब तरह तरह के फीचर्स होते हैं ना उसमें मोटर बाइक्स में, लेकिन कैटेगरी क्या है? कैटेगरी सेम ही है। कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं, कुछ फीचर्स वो अपने ही इनहेरिट कर लेता है। सही है, कुछ फीचर्स हमें बाहर से इनहेरिट करने पड़ते हैं, तो ये काम आप जो है ऑब्जेक्ट बना के भी अचीव नहीं कर सकते। चलो दोबारा इसके ऊपर जब आएंगे इनहेरिटेंस पे फिर बात करेंगे। चलें चलें, ठीक है, ठीक है, डन हो हाँ, गया। ठीक है भाई लोग, ओके। भाई ओके। एक मिनट, फसी भाई, मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप जो है कह रहे हैं कि क्लास थोड़ी लंबी होगी, तो हम्म उसके लिए टाइमिंग पे बात करनी होगी, क्योंकि फ्राइडे को हमारी वो भी है ना, हम्म। डेटाबेस की भी क्लास है। चलो तो 9:30 पे अगर, स्टार्ट कर लेते हैं, 9:30 पे। इसलिए हाँ, थोड़ा जल्दी थोड़ा शुरू करना पड़ेगा। 9:30 सही है। ठीक है, डन है। चलो चलो, ठीक है भाई लोग। ओके, थैंक यू, यार खुदा मुझे ये हाफिज। नहीं समझ में आ रहा अब सर भाई, ये तीनों क्लासेस, अच्छा अच्छा, ये सिलेनियम का भी कोई क्या इसके डेज डिक्लेयर करें? ट्यूसडे एंड सैटरडे क्या है सीन है इसलिए, उसका? मतलब वो ट्यूसडे एंड मिक्स सैटरडे।